Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video we are going to continue the chapter human reproduction with lecture number 3 in which we will discuss about the remaining part of male reproductive system. जो भी students NEET, AIIMS, JIPMER 2020 and 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ NCERT का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द बेस्ट नोट्स पॉसिबल फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी पे आपकी कमांड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी में आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर करने वाली हूँ मैं। उसके साथ साथ जो 10% क्वेश्चन होंगे जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज से कवर करने हैं वो नॉलेज भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ डिटेल्ड नोट्स के मीडियम से। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो गाइज एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि मैं अब अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ, आप जाकर के मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल के लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहां पर भी आप मुझसे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पर मैं शेयर करती हूँ, डायरेक्टली नोट्स वहां पर मैं शेयर करती हूँ, तो आप जाकर के प्लीज फॉलो जरूर करें। एज इन फ्यूचर वहां पे बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट आने वाला है जो आपको आपकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए इस चैप्टर के थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। ओके, सो लास्ट क्लास के अंदर ना हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप वो सारी चीजें आपको अब तक याद हैं। अगर आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर के उसे देखिएगा। आपको सारे पार्ट्स जो पहले के पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, आप जाकर के उन्हें देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट है उन्हें क्लियर करिए, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। अदरवाइज अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर ना हम डायरेक्टली क्या पढ़ने वाले हैं कि मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। सबसे पहली चीज कि मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट के अंदर आती क्या क्या चीजें हैं। देखो इसके अंदर आ जाता है रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। ये चारों चीजें आती हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट के अंदर। अब सबसे पहली बात तो यही समझने वाली है कि स्पर्म बन चुका है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म को बना दिया है। अब क्या है, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म को बाहर निकालना पड़ेगा। जो स्पर्म है उसे वहां भेजना पड़ेगा जहां पर उसका यूज हो सके। अब अंदर देखो, ये अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है जिसके अंदर स्पर्म बनते जा रहे हैं, राइट। अगर आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री है, ओके, उसके अंदर फूड बनाया जा रहा है, वो फूड बनता जा रहा है बनता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि जब वो फूड बन के वो पूरा जितना भी एरिया है आपका फैक्ट्री का वो पूरा भर चुका है और आपने एक भी पैकेट फूड का बाहर नहीं भेजा है, तो आगे फूड का प्रोडक्शन करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप क्या करोगे, जो पहले के बने हुए फूड के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर भेज दोगे, ठीक है, उन्हें सेल कर दोगे, बेच दोगे, तभी तो आप नए प्रोडक्शन करोगे, नए फूड के पैकेट बनाओगे। सेम होता है यहाँ पर स्पर्म के साथ भी। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो यहाँ पर बनाता है किसको, स्पर्म को बनाया। स्पर्म को बनाने के बाद क्योंकि उसे आगे इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है तो वो क्या करेंगे, स्पर्म को बनाने के बाद बाहर भेज देंगे बॉडी से, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर भेज देंगे, नॉट बॉडी से नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपने आप से उन्हें बाहर भेज देंगे। और कहां भेजेंगे, रेटे टेस्टिस में। क्लियर है, तो स्पर्म को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। क्लियर, मतलब जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिनमें स्पर्म बन चुके होते हैं उन्हें वो एक नेटवर्क, एक जाल के समान स्ट्रक्चर में डाल देते हैं और वो जाल क्या होता है, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, रेटे टेस्टिस। नाम कैसे पढ़ा है इसका, रेटे टेस्टिस, क्योंकि ये टेस्टिस के अंदर है। तो टेस्टिस और रेटे का मतलब होता है जूलॉजी में नेटवर्क। जूलॉजी में नेटवर्क को हम एक नाम से जानते हैं जो कि है रेटिकुलम। क्या है, रेटिकुलम, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है रेटे।
क्लियर है? तो एक जाल के समान आपको ये जगह दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। तो स्पर्म जो है वो बनने के बाद रेटे टेस्टिस में आया। अब रेटे टेस्टिस में एक डक्ट को, जो रेटे टेस्टिस है, इसने ना एक डक्ट को बोला कि हमने स्पर्म को रिसीव कर लिया है, अब तुम इस स्पर्म को इकट्ठा करके आगे सप्लाई कर दो। क्लियर है? अब इसने वो किस डक्ट से बोला, वो कौन सी डक्ट है? वो डक्ट है वास इफ्रेंशिया, जिसको इन्होंने लिखा हुआ है इफरेंट डक्ट्यूल्स। इसका नाम क्या होगा? ये नाम भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वो नाम है वास इफ्रेंशिया। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? तो ये हो गया वास इफ्रेंशिया में अब पहुंच चुके हैं स्पर्म। अब क्या होगा? अब जो वास इफ्रेंशिया है, इसने कहा कि इसे ना स्टोर कहाँ किया जाए, इसके पास जगह ही नहीं है स्टोर करने के लिए। तो इन्होंने कहा जब तक स्पर्म सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तब तक इसे हम कहाँ भेज देंगे? इसे हम एपिडाइडिमिस में भेज देंगे। इसके अंदर ये क्या है? दिस इज एपिडाइडिमिस। क्या है ये? दिस इज एपिडाइडिमिस। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया? वास इफ्रेंशिया ने एपिडाइडिमिस में भेज दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको स्टोर कर लो। वहां पर स्पर्म का मैच्योरेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? क्योंकि स्पर्म यहां पर आ चुका है, यहां से स्पर्म बनता गया और बाहर निकलता गया, मैच्योर नहीं हुआ अभी। वो कहां पर आके मैच्योर हो रहा है? एपिडाइडिमिस के अंदर मैच्योर हो रहा है। तो जब एपिडाइडिमिस का इंडक्शन मिला कि हाँ भाई अब स्पर्म जो है उसको रिलीज करना है, सीमेन के अंदर भेजना है, तो इसको उसने क्या किया? आगे भेजा। अब आगे कहाँ भेजा वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आ गई ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने किसको बनाया? एक सेकेंड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसने बनाया स्पर्म को। स्पर्म को बनाने के बाद उसने भेजा रेटे टेस्टिस को। रेटे टेस्टिस ने कहा हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको आगे भेजना है। इसको भेजा वासा इफ्रेंशिया में। ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये वासा इफ्रेंशिया है। वासा इफ्रेंशिया ने बोला कि हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, भाई उनके पास जगह ही नहीं है स्टोर करने के लिए। तो उन्होंने उसको भेज दिया किसके अंदर? एपिडाइडिमिस के अंदर। क्लियर है? तो कौन सी चीज किससे कैसे कनेक्ट हो रही है समझ में आ गया ना। अब चलिए हम वापस से अपनी एनसीईआरटी पे आ जाते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में शामिल होते हैं रेटे टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस। चारों के बारे में पढ़ा। वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस के बारे में वहां पे नहीं पढ़ा हमने। तो ये वास डिफरेंस क्या है मैम, ये समझा दो। अपने आप को बोल रही हूँ क्योंकि आप तो बोल नहीं रहे हो। आपको भी गाइस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको पूछना पड़ेगा। चैट में पूछा करो तभी मैं आंसर दे पाऊंगी, अदरवाइज आप लोग कहते हो कि डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। बताओ आप कैसे डाउट क्लियर करूं जब आप मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो, राइट? तो वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस वो है जो टेस्टिस से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर का चक्कर काटकर एब्डोमेन तक पहुंचती है और फाइनली वो इजैकुलेटरी डक्ट का हिस्सा बनती है। याद है ये टेस्टिस था, इससे निकलती हुई एक डक्ट थी जो इस तरीके से यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर था, जिसका चक्कर लगाकर किससे आके अटैच हो रही थी? वो अटैच हो रही थी सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड से। क्लियर है? याद आया? और फिर वो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड मिलके क्या बना रहा था? इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा था। क्लियर है? तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है? सेमाइनल वेसिकल और क्या होता है? बिल्कुल सही, वास डिफरेंस, दोनों का मिलना। ये दोनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि वास डिफरेंस क्या है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास इफ्रेंशिया। बिल्कुल जो हम अभी डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं वही चीज ये क्या कर रहे हैं? उसी चीज को यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एनसीईआरटी से समझें उस चीज को, बल्कि हम तो डायग्राम से समझ चुके हैं, तो अब हमें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो समझते हैं चलो। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, जो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जहां पर स्पर्म बन चुका है, वो किस में ओपन हो रहा है? वो जाकर के किससे मिल रहा है? वासा इफ्रेंशिया में। ठीक है, यहां पर ये देखिए डायग्राम याद है ना आपको? चलो एक बार इसको मिटा के देख लेते हैं। बिल्कुल सही। तो ये क्या हुआ? देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ये कहां पर ओपन हुए हैं? इसके अंदर ओपन हुए। किसकी मदद से? रेटे टेस्टिस की मदद से। वही लिखा हुआ है दैट दे ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया थ्रू द रेटे टेस्टिस। उसके बाद वासा इफ्रेंशिया में तो ओपन हो गए। अब आगे क्या होगा? द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडिमिस। यानी कि इससे आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो एपिडाइडिमिस है वो टेस्टिस के
बाहर होता है। कहाँ होता है? टेस्टिस के बाहर होता है। और वासा एफरेंशिया टेस्टिस से बाहर निकल के कहाँ जाती है? एपिडाइडमिस में ओपन होती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एपिडाइडमिस इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। अगर ये टेस्टिस है तो इसके, एक सेकेंड, इसके इस वाली जगह पर ये जो पोस्टीरियर सरफेस है यहां पर प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल सही, एपिडाइडमिस। ठीक है, तो एपिडाइडमिस टेस्टिस से बाहर प्रेजेंट होता है। उसके बाद द एपिडाइडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। जो एपिडाइडमिस है वो किस तक पहुंचता है? वास डिफरेंस तक पहुंचता है। अब देखिए ये जो आपका एपिडाइडमिस है ये किस तक पहुंच रहा है? ये वास डिफरेंस, ये डक्टस डिफरेंस जो लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं वास डिफरेंस। तो ये किस तक पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है वास डिफरेंस तक। देखिए इस तरीके से यहां से ऐसे होता हुआ ये निकल रहा है। ओके, तो ये हुआ वास डिफरेंस तक पहुंचा। उसके बाद वास डिफरेंस क्या करती है? वास डिफरेंस जो है वो अब्डोमेन में जाके ओपन होती है। और अब्डोमेन में देखिए, अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको समझाया था। वेट अ सेकेंड, मैं डायग्राम लेकर के आती हूँ। ये देखो जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस ने क्या किया? टेस्टिस से निकलकर, कहाँ, अभी हम टेस्टिस का ही स्ट्रक्चर समझ रहे थे ना, तो टेस्टिस से निकलकर, वेट अ सेकेंड, टेस्टिस से निकलकर वो कहां पहुंची? यूरिनरी ब्लैडर का पूरा चक्कर लगाकर कहां गई? सेमाइनल वेसिकल तक। और सेमाइनल वेसिकल तक जाकर उसने क्या किया? उससे जाकर के मर्ज हो गई। और मर्ज होके उसने क्या बना लिया? इजैक्यूलेटरी डक्ट, एक कॉमन डक्ट बना ली, एक कॉमन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हमने कहा इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये वही लास्ट वाला लेक्चर है तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? तो लूप का मतलब क्या है? एक पूरा चक्कर लगा के, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का पूरा चक्कर लगाती है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। क्या करती है? जो वास डिफरेंस है वो सेमाइनल वेसिकल से, देखो ये यूरिनरी ब्लैडर से ऐसे होकर के आई थी और सेमाइनल वेसिकल की एक डक्ट है, ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? मर्ज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक बिल्कुल कॉमन डक्ट बना लेती हैं जो कि क्या कहलाती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। समझ चुके हैं? उसके बाद दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। ये जो डक्ट्स हैं, ये जितनी भी डक्ट्स हमने अभी पढ़ी हैं, ये सब क्या हैं? ये मेल एक्सेसरी डक्ट हैं। और ये क्या करती हैं? या तो ये स्टोर करती हैं, टेम्परेरीली स्टोर करती हैं, या फिर उसको क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। आपने देखा है कहीं पर तो वो स्टोर हो रही थी, जैसे कि एपिडाइडमिस में उसका मैच्योरेशन हो रहा था, वहां पर वो स्टोर हो रही थी, और कहीं पर वो सिर्फ ट्रांसफर हो रही थी, जैसे कि क्या था? रेटेटेस्टिस हुआ, ठीक है, वासा एफ्रेंशिया हुआ। यहाँ पर क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट ही तो हो रही थी, रुक तो नहीं रही थी वहां पर। क्लियर है? उसके बाद फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है? द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहां से आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ कहां पर जाता है? एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होता हुआ यूरेथ्रा कहां तक पहुंचता है? पेनिस तक पहुंचता है। ठीक है ना? टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसकी ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। अभी डायग्राम देखेंगे तो सब समझ में आएगा कि यूरेथ्रल मीटस क्या है और ये पेनिस क्या है और ये यूरेथ्रा क्या है। ठीक है, चलो एक बार हम नोट्स के जरिए पढ़ लेते हैं। दैट मेल एक्सेसरी डक्ट्स, रेटेटेस्टिस आता है उसमें, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंशिया, ये सब क्या है? ये चारों हैं मेल एक्सेसरी डक्ट। उसके बाद दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। क्या करती हैं? दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोर भी करती हैं और कुछ डक्ट ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। किसको? स्पर्म को, फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से कहां? यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड। क्लियर? उसके बाद द सेमिनी, अब वही सेम चीज लिखी हुई है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो एक एंड से तो क्लोज हैं। कौन से एंड से क्लोज हैं? देखो इस एंड से तो वो क्लोज हैं, बिल्कुल यहां से कहीं बाहर जाने की गुंजाइश नहीं बच रही है, यहां से तो वो क्लोज हैं, लेकिन दूसरे वाले साइड से वो एक नेटवर्क से जुड़ते हैं जिसका नाम है रेटेटेस्टिस। आई होप अब तक तो आपको रेटेटेस्टिस समझ में आ गया होगा, राइट? उसके बाद फ्रॉम वेयर अ फाइन सीलिएटेड डक्ट, एक बिल्कुल पतला डक्ट होता है जिसका नाम है वासा एफ्रेंशिया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेटेटेस्टिस से कहां पर जाते हैं स्पर्म? वासा एफ्रेंशिया में जाते हैं।
क्लियर है। और उसके बाद वासा एफ्रेंशिया से कहाँ जाएंगे, वो एपिडाइडमिस में जाएंगे। हम डायग्राम पढ़ चुके हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, नाउ द एपिडाइडमिस इज अ लॉन्ग नैरो। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि एपिडाइडमिस क्या है। सो इट इज अ लॉन्ग नैरो क्लोजली कॉइल्ड ट्यूब्यूल विच लाइज अलोंग द इनर साइड ऑफ ईच टेस्टिस। देखो टेस्टिस है ये, इसकी इनर साइड पे देखो कॉइल्ड है ना, बिल्कुल एक बहुत ही मतलब ट्यूब्यूलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपस में इस तरीके से कुछ कुछ ये कॉइल्ड होता है। देखो बिल्कुल कॉइल्ड है और पतला है बहुत, देख सकते हैं कितना पतला है। तो ये पतला है इसलिए इसको नैरो बोला गया। ओके, नेक्स्ट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है लेकिन नोट्स में है, तो आपको इसे नोट डाउन करना है, क्योंकि जो एम्स है वो सिर्फ एनसीईआरटी तक नहीं रहता है, वो आगे भी क्वेश्चन पूछते हैं जो आउटसाइड द एनसीईआरटी आते हैं। क्लियर है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। दिस कॉइलिंग फॉर्म्स 3 पार्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए जो कॉइलिंग होती है ना यहाँ पर एपिडाइडमिस की, हमने अभी कहा कि एपिडाइडमिस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जो कॉइलिंग होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट, एक मिडल पार्ट और एक लोअर पार्ट होता है। क्लियर, उसमें से जो अपर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कैपिट एपिडाइडमिस यानी कि हेड। दूसरा है कॉर्पस एपिडाइडमिस जो कि मिडल पोर्शन है जिसे हम कहते हैं बॉडी। क्लियर, उसके बाद जो लोअर एपिडाइडमिस है जिसे हम कहते हैं कॉडा एपिडाइडमिस, ठीक है, यानी कि टेल। अब इन सब का काम क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं। इन द हेड ऑफ द एपिडाइडमिस, जो हेड है एपिडाइडमिस का जिसका नाम क्या है कैपिट एपिडाइडमिस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैंने अभी कहा कि एपिडाइडमिस के अंदर स्पर्म का मैच्योरेशन चल रहा है। अब सिर्फ एपिडाइडमिस अगर आप याद करके रखोगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो एपिडाइडमिस में भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो किस पार्ट के अंदर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, देखिए द स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन इन द हेड। कौन से पोर्शन में, कैपिट एपिडाइडमिस वाले पोर्शन में क्या होता है, स्पर्म का फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। ठीक है ना, इसका मतलब वहां पर उसके अंदर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आती है, उसकी मोटिलिटी बढ़ती है। उससे पहले वो इनएक्टिव होता है, उससे पहले इनएक्टिव नहीं कह सकते, थोड़ा लेस एक्टिव होता है, लेकिन जब उसके अंदर मैच्योरेशन आ जाती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी मोटिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो स्पर्म पूरी तरीके से मैच्योर कहां पर होता है, एपिडाइडमिस के हेड पोर्शन में, और उस हेड पोर्शन का नाम है कैपिट एपिडाइडमिस। उसके बाद जो टेल वाला पोर्शन है, एपिडाइडमिस का जो टेल वाला पोर्शन है, वहां पर स्पर्म्स आर स्टोर्ड बिफोर एंटरिंग द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में स्टोर होने से पहले हमने अभी पढ़ा था कि एपिडाइडमिस से होते हुए स्पर्म कहां जाते हैं, वास डिफरेंस में जाते हैं। तो वास डिफरेंस में जाने से पहले स्पर्म कहां स्टोर होंगे, स्पर्म स्टोर होंगे जो टेल वाला पोर्शन है एपिडाइडमिस का वहां पर, और टेल वाले पोर्शन को हमने क्या बोला है, कॉडा एपिडाइडमिस। क्लियर है, उसके बाद वो कहां पहुंच जाएंगे, स्टोर हो गए। ठीक है, टेल में, कॉडा एपिडाइडमिस में वो स्टोर हो चुके हैं। स्टोर होने के बाद, वेट अ सेकेंड, स्टोर होने के बाद वो कहां पहुंचेंगे, डायरेक्टली वास्ट डिफरेंस में पहुंचेंगे। अब ये वास्ट डिफरेंस क्या होता है, कई बच्चे सोच रहे होंगे, द वास्ट डिफरेंस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉडा एपिडाइडमिस। ये जो कॉडा एपिडाइडमिस है यानी कि जो टेल है एपिडाइडमिस की, इसका ही कंटिन्यूएशन होता है, जो कि स्क्रोटल सैक को, जो टेस्टिस वाला पोर्शन होता है, उसको छोड़ता हुआ बॉडी के अंदर अब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाता है। और किसके थ्रू एंटर करता है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू। इंपॉर्टेंट, ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। ये जो जितनी भी लेयर्स बताई हैं, जो हेड, टेल और बॉडी पोर्शन बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन्हें लिख लीजिएगा। ओके, तो इसको एक बार इरेज करते हैं, फिर आपको ये तीनों पार्ट्स दिखाते हैं ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। तभी तो भाई समझ में आएगा, जब तक डायग्राम नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा, राइट। तो देखिए आप, ये आपका एपिडाइडमिस का पोर्शन है, इसमें जो हेड वाला, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इट इज कैपिट एपिडाइडमिस। क्लियर है, उसके बाद ये जो नीचे वाला, जो मिडल वाला पोर्शन है, इट इज बॉडी एपिडाइडमिस। उसके बाद बॉडी यहां खत्म होती ही ये जो टेल वाला पोर्शन शुरू होता है, इट इज कॉडा एपिडाइडमिस। क्लियर है, तो तीनों पोर्शन आपको समझ में आ गए कैसे होते हैं। टेस्टिस पता चल गया, वास इफ्रेंशिया पता चल गया, वास डिफरेंस पता चल गया। वास डिफरेंस क्या है, इसी कॉडा एपिडाइडमिस का कंटिन्यूएशन, जो कि स्क्रोटम को
स्क्रोटम को छोड़ता हुआ कहाँ एंटर करता है, इससे छोड़ता हुआ यानी कि इस जगह को छोड़ता हुआ जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ओके, ये थे स्ट्रेट टिब्यूल, मतलब यहाँ पर आपको ये जो जुड़ते हुए टिब्यूल है ये स्ट्रेट टिब्यूल है, बाकी सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं। और ये किसके अंदर है, ये इस पोर्शन के अंदर है, इस पोर्शन को बोलते हैं टेस्टिस। क्लियर है। तो एक छोटे से टेस्टिस के अंदर कितने सारे फंक्शन हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके आगे चल के एमबीबीएस में भी ये आपके काम आने वाले हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे, और क्लास 12 के बोर्ड्स में भी काफी ज्यादा काम आएंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जब वास डिफरेंस में एंटर कर दिया, वास डिफरेंस कहाँ पहुंचा, एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचा। उसके बाद आफ्टर एंटरिंग एब्डोमेन इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इसका मतलब क्या है कि वास डिफरेंस जब एब्डोमेन में एंटर करता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर का पूरा चक्कर लगा के आता है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि कैसे वो यूरिनरी ब्लैडर का चक्कर लगा के आता है। देन इट डायलेट्स टू स्पिंडल लाइक एम्पुला फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्माटोजोआ। इसका मतलब क्या है, एक जगह होती है, एक बार हम डायग्राम दिखाते हैं आपको तब आपको समझ में आएगा। एम्पुला, ये देखो, ये रहा एम्पुला। अब यहाँ पर टेम्परेरी क्या किया जाता है, स्पर्म को स्टोर किया जाता है। ओके, ये जो थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। एक बार कलर चेंज कर लें ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, अब कहाँ ये दिख रही होगी, मैंने इतने सारे पेन चला दिए, चलो अब दिखेगी। ये वाली जो जगह दिख रही है ये है एम्पुला। ठीक है, और ये है आपका वास डिफरेंस जो कहां तक आया, ये देखो स्क्रोटम को छोड़ता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर चुका है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, ये देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर, और इसका ये पूरा चक्कर लगाता हुआ कहां पहुंचा है, ये पहुंचा है इस जगह पे। यहां पर इसने क्या किया, एक छोटा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एम्पुला, जहां पर टेम्परेरी जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, वो स्टोर होंगे। उसके बाद वो आगे क्या होंगे, आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। जो सेमाइनल वेसिकल आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके साथ ये सेमाइनल वेसिकल है, इसके साथ ये दोनों चीजें ऐड होती है यानी कि जुड़ जाती हैं। जो वास डिफरेंस है और सेमाइनल वेसिकल, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, फिर क्या बनता है, एक सिंगल डक्ट बनता है जिसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। चीज क्लियर हो गई आपको ये? ठीक है, आई होप डायग्राम से चीजें ज्यादा क्लियर हो रही होंगी, राइट। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर टेम्परेरी जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, वो स्टोर होगा। उसके बाद अब क्या होगा, अब जो वास डिफरेंस है वो यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगी। कलर फिर से बदलते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, तो वो यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगी अलोंग विद अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। यूरेथ्रा में ओपन होती हुई नजर आएगी, किसके साथ जुड़ती हुई, सेमाइनल वेसिकल के थ्रू एक डक्ट आ रही है। वो दोनों डक्ट, वास डिफरेंस की डक्ट और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, दोनों आपस में जुड़ती हैं और एक सिंगल डक्ट बनाती हैं जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या नाम है जिसका, इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्लियर है। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होता है, मतलब इसका काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इट स्टोर्स द स्पर्म, ये स्पर्म को स्टोर करता है एंड देन ट्रांसपोर्ट देम टू द आउटसाइड। आउटसाइड मतलब यूरेथ्रा के अंदर आगे फिर ट्रांसफर कर देता है, राइट। उसके बाद अब ये यूरेथ्रा क्या है, इतनी देर से इसका नाम ले रहे हैं, इट इज थिक वॉल्ड मस्कुलर डक्ट। ये मस्कुलर डक्ट होती है, ये मेल्स के, देखो मेल्स के अंदर भी होती है, फीमेल्स के अंदर भी होती है, लेकिन मेल्स के अंदर ये लॉन्गर होती है, लंबी होती है एज कंपेयर टू फीमेल। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि मेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा है वो ज्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है एज कंपेयर टू फीमेल। ओके, उसके बाद ये कहां से शुरू होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होती हुई इट एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस। कहां तक जाती है, यूरिनरी ब्लैडर यहां से शुरू होती हुई कहां जाएगी, पेनिस तक पहुंचेगी। ठीक है, इतनी लंबी होती है दैट इट एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस एंड ये एक पोर्शन पे ओपन होती है, इट ओपन्स वाया अ यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस क्या है अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, चीजें वहीं पर क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये देखो, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है ना, इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गए डाउट सारे। चलो वापस से चलते हैं उसी जगह पे जहां हम पढ़ रहे थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। जो यूरेथ्रा है उसका एक और नाम है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब ये नाम क्यों है इसका, ये इसलिए है बिकॉज जो यूरिन का पासेज है और जो सीमेन का पासेज है, ये दोनों का ही पासेज एक सिंगल पाथवे से होता है जिसका नाम है यूरेथ्रा।
क्लियर है? तो इसीलिए इसको यूरिनो यानी कि यूरिन के लिए और जेनाइटल मतलब कि सीमेन के लिए, दोनों के लिए पासेज यही यूज होता है, तो इसलिए इट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। समझ में आ गया ना? ठीक है, सो इसीलिए इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या बनाया गया है? हिस्सा बनाया गया है। आगे चलते हैं। अब क्या होगा? द पेनिस। अब किससे शुरू होगी? अब हम मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में और एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में बात करेंगे। सिर्फ इतना ही पोर्शन बचा है, तो जल्दी से इसे खत्म करते हैं ताकि आप लोग भी आगे जाकर थोड़ा रिवाइज कर सको। राइट, जरूर चीजें रिवाइज किया करो क्योंकि आपका टेस्ट में बहुत जल्दी लेने वाली हूं। ओके, सो द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। पेनिस क्या होता है? इट इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब ये किसका बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। ये किसकी बनी होती है? ये स्पेशल टिश्यू की बनी हुई होती है। और वो टिश्यू किस में हेल्प करते हैं? इरेक्शन में हेल्प करते हैं। मुझे पता है एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ग्लैंड्स को बस इतनी सी जगह में खत्म कर दिया गया है, बल्कि ग्लैंड्स से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे इन द सेंस एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में बात करो तो अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। और उसके साथ साथ अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करो तो वहां पर भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो कुछ स्पेशल टिश्यू से बने होते हैं। वो टिश्यू क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार मार्क कर लें। स्पेशल टिश्यू, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। एक तो हमें ये नहीं पता है अभी। उसके बाद क्या होगा? ये क्या किस में हेल्प करते हैं? इरेक्शन में हेल्प करते हैं टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके। ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो इसलिए पेनिस का इरेक्शन जरूरी है। और वो इरेक्शन किसकी वजह से होता है? स्पेशल टिश्यू की वजह से। उसके बाद जो इनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का, उसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या होता है? ये देखो, ये सबसे जो इनलार्ज्ड, जो एक तरीके से फूला हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है ग्लांस पेनिस। और यही ग्लांस पेनिस जो है ये एक लूज फोल्ड स्किन से यानी कि एक कवरिंग से कवर होती है, उसको कहते हैं फोर स्किन। अब ये चीजें मुझे पता है आपको समझ में नहीं आई क्योंकि एनसीईआरटी ने 2 से 3 लाइनों में इसे कवर कर दिया। हम चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेनिस के साथ। पेनिस जो है इट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये तो आपको समझ में आ गया, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है, बाहर होता है उससे। उसके बाद इट इज मेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पर ये हेल्प करता है, यानी कि कॉपुलेशन इसी की वजह से होगा विच इज यूज्ड ड्यूरिंग मेटिंग। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस का ही यूज करके जो स्पर्म है उनको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। ये वैस्कुलर होते हैं, स्पॉन्जी होती है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी कि ये कैसे हो सकती है? ये इरेक्ट भी हो सकती है और लूज भी हो सकती है बेस्ड ऑन द आप कह सकते हो कि जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तब जाकर के ये इरेक्ट होती है, अदरवाइज ये इरेक्ट नहीं होती है। वो चीज आगे लिखी हुई है, मैं बताती हूँ एक सेकंड में। ठीक है, देन पेंडुलस ऑर्गन। पेंडुलस ऑर्गन का मतलब है, पेंडुलम मींस एक प्रकार से हैंग टाइप में स्ट्रक्चर होता है, ये लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन टू इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, प्यूबिक रीजन से शुरू होता हुआ स्क्रोटम के सामने हैंग होता है ये। ओके, क्लियर है? उसके बाद ऑर्डिनरली इट रिमेन्स फ्लैसिड। जनरली ये फ्लैसिड होता है, जनरली इसमें इरेक्शन नहीं होता है जब तक सेक्सुअल एक्साइटमेंट ना हो। ये कैसा होगा? फ्लैसिड होगा, स्मॉल लिम्फ होता है, लेकिन स्मॉल एंड लिम्फ होता है, फ्लैसिड वर्ड याद रखना। बट ऑन सेक्सुअल अराउजल, इसका मतलब क्या है? जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, सेक्सुअल अराउजल होता है, इट बिकम्स लॉन्ग, हार्ड एंड इरेक्ट। कैसा बन जाता है? इट बिकम्स लॉन्ग, हार्ड एंड इरेक्ट। जो साइज होता है, जो एवरेज साइज होता है इरेक्ट पेनिस का, वो है अराउंड 14 से 15 सेंटीमीटर। क्लियर है बिल्कुल? उसके बाद अब ये जो आपको उन्होंने बोला था ना, देखो यहाँ पर बोला था कि कुछ स्पेशल टिश्यू की बनी हुई होती है पेनिस, वो टिश्यू इन्होंने नहीं बताए हैं। चलो हम आपको बताते हैं। पेनिस जो है इट इज मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ 3 सिलेंड्रिकल कॉर्ड। कितने कॉर्ड की बनी होती है? 3 सिलेंड्रिकल कॉर्ड की बनी होती है ऑफ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू। कैसे टिश्यू है? स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू, जिनमें से अब मैंने कहा 3 सिलेंड्रिकल कॉर्ड, तो 3 में से जो 2 होती हैं, 2 ऑफ दीज आर थिक
वो मोटी होती हैं एंड आर सिचुएटेड इन पैरेलल पोजीशन। इसका मतलब क्या है, देखो दो जो है वो लेटरल पोजीशन में होती हैं, पैरेलल होती हैं और राइट एंड लेफ्ट साइड में होती हैं, राइट और लेफ्ट साइड में होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिंग थिक पार्ट ऑफ द पेनिस। पेनिस का मोटा वाला पार्ट जो है वो वही बनाती है, ज्यादातर पार्ट पेनिस का वही क्रिएट करती हैं। इन्हीं कॉर्ड को हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। क्या कहते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम। देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों क्या है, लेफ्ट और राइट वाली जगह है ना, तो इनको क्या बोला है, कॉर्पस कैवर्नोसम। आप चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं, ये तीन, मैंने क्या कहा था, तीन इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, 1 2 3। क्लियर है, वापस से इरेज करके दिखाते हैं आपको। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये जो लेफ्ट और राइट वाले हैं इनको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। क्लियर है, और ये जो मिडल वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। लिखा हुआ है ना, द थर्ड स्मॉलर कॉर्ड इज नोन एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ओके, जो थर्ड स्मॉल कॉर्ड होता है, स्मॉल का मतलब ये नहीं है वो साइज में स्मॉल होगा, स्मॉल का मतलब है डायमीटर में कम है। ओके, तो डायमीटर में स्मॉल होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो आगे जाकर फैल जाता है। आप देखिए कि यहां से ये इस तरीके से पतला जा रहा था, उसके बाद आगे जाकर के क्या हुआ, फैल गया एक तरीके से। तो जो आगे जाकर फैल जाता है और क्या बनाता है, ग्लैंड्स पेनिस को बनाता है। क्लियर है ये स्ट्रक्चर बिल्कुल। पेनिस के टिप पर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक फैलकर एक बल्ज फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, ठीक है, ये जो देखिए ये ना, ये ग्लैंड्स पेनिस ही है, इसके ऊपर एक स्किन होती है, बहुत ही पतली सी स्किन है, जिसको हम क्या कहेंगे, जो रिलैक्टेबल होती है, लूज होती है, इसको हम कहते हैं प्रिप्यूज। देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखें एक बार, ये देखो, ये जो है ये ग्लैंड्स पेनिस है और इसके ऊपर ये पतली सी आपको स्किन देखने को मिल रही है ना, ये क्या है, इट इज प्रिप्यूज। और इसी प्रिप्यूज को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फोर स्किन। क्या लिखा हुआ है, फोर स्किन। समझ में आ गई ना आपको ये चीजें। सो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम फॉर्म अ बल्ज्ड, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाती है, कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाती है, कहां पर, एट द टिप ऑफ द पेनिस, जिसको कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस। और यही ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक स्किन कवर होती है, बहुत ही पतली सी लूज और रिलैक्टेबल स्किन, जिसको कहते हैं फोर स्किन या फिर प्रिप्यूज। वर्ड याद रखिएगा, प्रिप्यूज। ओके, नाउ एट द टिप ऑफ ग्लैंड्स पेनिस के टिप पे देयर इज अ At the tip of glans penis, a slit-like urethral meatus is present. Glans penis कहाँ है, आप मुझे बताइए एक बार। देखिए बताते हैं आपको अभी कि ये यूरेथ्रल मीटस क्या है, यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है लेकिन बता देते हैं आपको। ये देखो, ये तो ग्लैंस पेनिस है, क्लियर है। उसके बाद ये भी इधर की तरफ ग्लैंस पेनिस है, तो इसमें ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये एक ओपनिंग है और इसी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल, येलो से नहीं दिख रहा है, चलो दूसरे से लिख देते हैं, यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है, राइटिंग जैसी भी है प्लीज झेल लो, ठीक है, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे हम पढ़ेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो देखते हैं एक बार कि हमारी एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। सो गाइस यहाँ पर द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे, डायग्राम देखते हैं एक बार। ये देखिए कौन से ग्लैंड होते हैं, एक तो एक सेकेंड यहाँ पर बनाए होंगे जरूर, यस ये रहे, देखो, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों होते हैं ग्लैंड। ओके, उसके बाद इन तीनों के अलावा हम यहाँ पर देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है। आपको डायग्राम समझ में आ गया ना तीनों ग्लैंड्स का, तीनों ग्लैंड आपने देख लिए। अब देखते हैं द मेल एक्सेसरी ग्लैंड। जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं उनके अंदर कौन से ग्लैंड आते हैं, उनके अंदर आते हैं समाइनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट एंड अ पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब एनसीईआरटी का मेन मोटिव इस चीज पे क्यों है, पेयर्ड और अ, ये क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका जो एक सेकेंड, जो समाइनल वेसिकल, ये वाला जो ग्लैंड होता है, ये जो है इट इज प्रेजेंट इन पेयर। ये पेयर में होता है, यानी कि नंबर में 2 प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर का मतलब 2 प्रेजेंट, क्योंकि एक पेयर में 2 का जोड़ा बनता है, राइट। उसके बाद दूसरा आया प्रोस्टेट,
ये ना एग्जाम का पॉसिबल क्वेश्चन है इसलिए लिखवा रही हूं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका नंबर होता है 1, ये पेयर में नहीं प्रेजेंट होता है, ओनली 1 प्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये कितने होते हैं? ये भी पेयर में होते हैं, यानी कि 2 इन नंबर, 2 इन नंबर। ये चीज लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड। इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो मिलके क्या बनाता है? इट फॉर्म्स समाइनल प्लाज्मा, यानी कि जो समाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है, प्रोस्टेट का सिक्रीशन है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? समाइनल प्लाज्मा, जो कि काफी रिच होता है इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। एनसीईआरटी ने लिख के छोड़ दिया सर्टेन एंजाइम, हम आगे नोट्स में पढ़ेंगे वो कौन से एंजाइम होते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में एक स्पेशल चीज लिखी हुई है, बाकियों के बारे में नहीं बताया। देखो कितने बायस्ड हो गए हैं, है ना, लेकिन हम बाकियों के बारे में भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने जो दिया है पहले वो पढ़ लेते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। इसका मतलब क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन जो होता है वो पेनिस को ल्यूब्रिकेट करते हैं। और अगर एक और चीज है, अगर यूरेथ्रा में देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूरिनेशन, जब एक मेल एडल्ट या फिर कोई भी मेल मैं एडल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब नॉट ओनली एडल्ट, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी जो मेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि यूरिनेशन के टाइम पे अगर कोई यूरिन का जो रिमेन रह गया है, अगर यूरिन का कोई रिमेन रह गया है यूरेथ्रा के अंदर, तो क्या होगा? उसको न्यूट्रलाइज करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, अगर यूरेथ्रा में कोई यूरिन का रिमेन रह गया है आफ्टर द टाइम ऑफ यूरिनेशन, तो उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। कौन न्यूट्रलाइज करते हैं? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन। तो एनसीईआरटी ने तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है, हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे बिकॉज आगे बहुत सारी चीजें हैं जो समझानी बाकी हैं अबाउट मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो शुरुआत करते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड से। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? अब पेयर, अब देखो लिखा हुआ है ना, एक पेयर होगा किसका? समाइनल वेसिकल का, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगा और एक पेयर होगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है काउपर्स ग्लैंड। Okay, now the secretion of these gland make up the seminal plasma, यानी कि तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो मिलकर क्या बनाता है? मिलकर क्या बनाता है? समाइनल प्लाज्मा। एंड वो समाइनल प्लाज्मा क्या करता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। वही समाइनल जो प्लाज्मा बना है तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन से, जो समाइनल प्लाज्मा बना है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मीडियम ऑफ मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या है? मोटिलिटी का मतलब है हाईली एक्टिव बनाता है स्पर्म को। क्लियर है? सॉरी, वो मोबिलिटी होता है, मोटिलिटी का मतलब है कि उसे क्या बनाता है? उसे मूवमेंट करने लायक बनाता है, उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? इट इज अ मीडियम ऑफ मोटिलिटी। मीडियम का मतलब इसी की वजह से समाइनल प्लाज्मा की मदद से ही जो स्पर्म है वो मोटाइल बना है, उसी की वजह से वो मूव कर पाता है। क्लियर है? तो ये एज अ मीडियम प्रोवाइड, जैसे पानी के अंदर स्पर्म क्या करता है? स्पर्म मूव करता है। क्लियर है? तो पानी एक मीडियम हुआ स्पर्म के मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए। लेकिन ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में हुआ। ह्यूमंस में क्या होगा? समाइनल प्लाज्मा जो है वो एज अ मीडियम वर्क करेगा स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में, राइट। चलो अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि समाइनल वेसिकल क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है। सो सबसे पहले पढ़ेंगे समाइनल वेसिकल के बारे में। दे आर द पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर नियर द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। समाइनल वेसिकल क्या होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे यानी कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जहां पर वास डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों जुड़े हुए होते हैं, यानी कि at the junction of vas difference and what? बिल्कुल सही, vas difference and prostate gland। ओके, क्लियर हो गया होगा ना अब तक? तो
राइट। उसके बाद दे आर 2 इन नंबर, यानी कि नंबर में 2 होते हैं, विच मीन्स एक पेयर होता है। देयर डक्ट्स जॉइन द वासा डिफरेंशिया टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। जो वास डिफरेंस आ रही थी कहाँ से, टेस्टिस से, उसके साथ समाइनल वेसिकल का डक्ट ज्वाइन होता है और एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर। उसके बाद दे प्रोड्यूस एल्कलाइन सिक्रीशन। इसका मतलब क्या है, ये एल्कलाइन सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं जिसका पीएच होता है अराउंड 7.4। ठीक है, 7.4 पीएच याद रखना, और एल्कलाइन सिक्रीशन होता है ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ सेमाइनल वेसिकल जो है इनका सिक्रीशन सीमेन का 60 से 65% होता है। अगर मैं बात करूं सीमेन को अगर यहाँ पे डिवाइड किया जाए, अगर ये सीमेन है, ठीक है, तो इसमें अगर 100% अगर सीमेन है तो 100 में से 65% होता है किसका, सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन का। 25% किसका होता है, बिल्कुल सही, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन का, और बाकी का बचा हुआ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। ओके, सो सही है बिल्कुल। इट फॉर्म 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। नाउ उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, अब देखो अगली बात क्या लिखी हुई है, द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जैसे कि फैटी एसिड के समान, फैटी एसिड नहीं लेकिन फैटी एसिड के समान एक चीज यहां पर लिखी हुई है, दैट इट स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड दस मे हेल्प द स्पर्म टू बी मूव टुवर्ड्स फीमेल ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होगा। हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स देखने को मिलेंगे किसमें, समाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में, जो फैटी एसिड के समान छोटे छोटे हार्मोन्स के समान काम करते हैं, जो कि इजैकुलेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गई चीजें। आगे जो समाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है उसके अंदर क्या क्या होता है, पहली चीज फ्रक्टोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अभी बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जो आप देख चुके हो किसमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिट्रेट प्रेजेंट है, इनोसिटोल प्रेजेंट है और कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर। मेन है फ्रक्टोज, आते हैं फ्रक्टोज के ऊपर। द एल्कलाइन नेचर ऑफ द समाइनल फ्लूइड helps to neutralize the acidic environment of the male urethra as well as that of the female reproductive tract which otherwise would inactivate and kill sperm। इसका मतलब क्या है, देखो हर एक चीज के प्रेजेंट होने का कुछ ना कुछ मतलब है। ओके, जो समाइनल वेसिकल का एल्कलाइन नेचर है, पहले ही कहा था आपसे कि एल्कलाइन होता है, ठीक है, इसका पीएच अराउंड 7.4 होता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि ये एल्कलाइन है नेचर में, तो ये जो है जो एसिडिक एनवायरनमेंट है किसका, मेल यूरेथ्रा का, एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, क्योंकि एट द लास्ट जो स्पर्म है उसको कहाँ जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो जाना है। तो वहां पर भी जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है या फिर मेल की यूरेथ्रा में भी जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, उन दोनों को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो जो स्पर्म है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और इवन इट कैन किल द स्पर्म, क्योंकि वो एसिडिक होगा। क्लियर है, तो स्पर्म के मरने के चांसेस हैं, इसलिए पहले एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है फ्रक्टोज, कहा था इंपॉर्टेंट है, चलो समझाते हैं। फ्रक्टोज विच इज प्रेजेंट इन द समाइनल फ्लूइड, समाइनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगा क्या, फ्रक्टोज, एंड इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड एनीवेयर एल्स इन द बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये और कहीं फ्रक्टोज जो है वो कहीं और बॉडी में प्रेजेंट होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समाइनल फ्लूइड में ही मिलेगा। यानी कि समाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है सिर्फ और सिर्फ उसी में आपको फ्रक्टोज देखने को मिलेगा। ओके, और ये इट प्रोवाइड्स अ फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। देखो, इफ किसी वुमेन का रेप हुआ है तो उसको प्रूव करने के लिए मेडिकल एविडेंस की जरूरत होती है। डॉक्टर जो है वो ये पता लगाने के लिए कि फीमेल की बॉडी में सीमन है या नहीं, इसके लिए फ्रक्टोज की जांच करते हैं। यदि जेनाइटल्स के आसपास, प्यूबिक हेयर के आसपास फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये है कि वहां पर सीमेन रहा होगा, ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो सकता है। फ्रक्टोज जो है वो जो है जनरली सिर्फ और सिर्फ
कहाँ प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा समाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में, और पूरी बॉडी में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट? कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर वो फ्रक्टोज फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में या फिर फीमेल के प्यूबिक हेयर के आसपास या फिर फीमेल के जो जेनाइटल्स हैं उनके आसपास अगर वो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वहां कभी तो समाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। कभी का मतलब ये नहीं है आप 1 महीने बाद टेस्ट कर रहे हो, 10 दिन बाद टेस्ट कर रहे हो, नहीं, ठीक है, विद इन 48 आवर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? आपको उसे चेक करना होगा, डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं, और अगर फिर उन्हें वहां पे प्रेजेंट मिलता है फ्रक्टोज, इसका मतलब है वो सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, उस पर्सन के साथ रेप हुआ है। ओके, तो यही रीजन होता है कि जब भी कहते हैं कि किसी का रेप हुआ है तो उसकी मेडिकल जांच की जाती है, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं फ्रक्टोज की प्रेजेंस। अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो हाँ वो कंडीशन है, ठीक है, वो घटना घटी है, और अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब वो घटना नहीं घटी है। ओके, नाउ उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Its presence in female's genital tract confirms sexual intercourse. फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज की प्रेजेंस ये दर्शाती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। क्लियर है? सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। उसके बाद अब एक लाइन यहाँ पर मिसिंग है, वो क्या है वो हम चलो लिख लेते हैं इसको इरेज करके। वो ये है यहाँ पर कि जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इज अ एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म। स्पर्म के लिए एनर्जी सोर्स कौन है? फ्रक्टोज है। क्लियर है? बाकी हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। आगे आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। ये हमारा सेकेंड ग्लैंड है। इट इज 1 इन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज 1 इन नंबर। मेन क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो सकता है, बन सकता है। उसके बाद इट इज अ सिंगल लार्ज ग्लैंड दैट सराउंड्स यूरेथ्रा। एक बड़ा सिंगल बड़ा ग्लैंड होता है जो यूरेथ्रा को क्या करता है? एक तरीके से सराउंड करता है। अगर ये यूरेथ्रा है, अगर ये यूरेथ्रा है तो इसको एक सेकेंड, तो इसको ये कुछ इस तरीके से, वेट अ सेकेंड, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये सराउंड कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इट इज प्रोस्टेट एंड इट इज यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या हुआ? इसने इसको एक तरीके से कवर कर लिया है। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर से जहां से यूरेथ्रा बिगिन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं आपको, याद रखना कि यूरिनरी ब्लैडर से जहां से यूरेथ्रा शुरू होता है उसके फर्स्ट पार्ट से हमें क्या जुड़ा हुआ देखने को मिलता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो ये फर्स्ट पार्ट था ना, और इसी से जुड़ा हुआ है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ देखो, प्रोस्टेट में कुछ फूली हुई स्ट्रक्चर होती हैं। कुछ कैसी स्ट्रक्चर होती हैं? फूली हुई स्ट्रक्चर होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोट डाउन। ओके, उसके बाद फूली हुई स्ट्रक्चर के अलावा कुछ गैप भी होते हैं। उन गैप को कहते हैं एसिनी। क्या कहते हैं? एसिनी। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लिख लेना। और ये कैसा होता है? ये कैप्सूल से कवर्ड होता है। प्रोस्टेट जो है वो एक कैप्सूल से कवर्ड होता है। ये चीजें क्लियर हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। उसके बाद अब देखो, कभी कभी क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट वाला पॉइंट आपको समझा रही हूं। कभी कभी क्या होता है, ओल्ड एज में प्रोस्टेट का साइज जो है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से, इसी साइज बढ़ने की वजह से वो यूरेथ्रा को दबा देती। वेट अ सेकेंड, सॉरी, यूरेथ्रा है, ठीक है, अब ये यूरेथ्रा को कवर कर रही है। वेट अ सेकेंड, यूरेथ्रा को कवर कर रही है, राइट। अगर इसका साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये थोड़ा फूल रहा है, तो क्या करेगी? ये जो है प्रोस्टेट जो है ये यूरेथ्रा को दबाएगी, एक तरीके से दबाने की कोशिश करेगी, और यूरेथ्रा जो है थोड़ा दब जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये यूरेथ्रा को दबा देती है, इसलिए यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। और ये किस में होती है? कई ओल्ड एज मेल में देखने को मिलती है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जो इन्फ्लामेशन होती है इस फूले हुए स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोस्टेटिस। ठीक है, प्रोस्टेटिस कहेंगे। प्रोस्टेट इनलार्ज्ड सो यूरिनेशन बिकम डिफिकल्ट। प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। और क्यों आती है आप देख चुके हो, क्योंकि वो यूरेथ्रा के आसपास इस तरीके से कवर होता है, जकड़ के रखा हुआ होता है, कि जब उसका साइज बढ़ेगा तो यूरेथ्रा, ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा क्या होगा, दबने लगेगा यूरेथ्रा, जिसकी वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये कंडीशन, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को बोलते हैं प्रोस्टेटिस। क्लियर है? जो इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसे बोलते हैं प्रोस्टेटिस। और इसे हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है, एक सेकेंड लिख लेते हैं यहां पर, वेट अ सेकेंड,
चलो यहाँ लिख देते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं BENING, वेट अ सेकेंड, इट्स नॉट BENING, इट इज, एक सेकेंड, इट इज BENIGN, बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। क्लियर है? ये नाम है इस कंडीशन का जिसे बोलते हैं BPH। ठीक है ना, ये कॉमन कंडीशन है किसमें? एल्डरली मेल में, बूढ़े आदमियों में। क्लियर है? सो गाइज ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है इट प्रोड्यूस अ मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन। ये कैसा सिक्रीशन बनाता है? थोड़ा मिल्की, और मिल्की स्ट्रक्चर तो है ही, मिल्की सिक्रीशन तो है ही, लेकिन स्लाइटली एल्कलाइन भी होता है। इसलिए इसका जो पीएच है वो 6.5 से 7.31 के बीच में वेरी करता है। तो ये जो एल्कलाइन सिक्रीशन है, जो मिल्की सिक्रीशन है, ये सीमेन का कितना पार्ट कवर करता है? इट कवर अराउंड 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या होता है? कैल्शियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और कुछ एंजाइम हैं जिनका नाम है एसिड फॉस्फेटेस, अमाइलेज, पेप्सिनोजेन, एल्ब्यूमिन, प्रीफिब्रोलाइसिन, फिब्रिनोजिनेस एंड क्लॉटिंग एंजाइम। और लास्ट में क्या बचा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसके बाद जो सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो नरिश करता है और एक्टिवेट करता है स्पर्माटोजोआ को स्विम करने के लिए। एक्टिवेट का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मोबिलिटी। मोटिलिटी का मतलब मूव कर पाना, और मोबिलिटी का मतलब एक्टिवेट हो जाना। क्लियर है? बिल्कुल, ये चीजें समझ में आ गई। अब लास्ट चलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के ऊपर। सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये इट इज वन इन पेयर, एक होता है पेयर में। जो कहाँ प्रेजेंट होगा? ये ब्लैडर के नीचे, इट इज सिचुएटेड बीनीथ द यूरिनरी ब्लैडर। और कहाँ प्रेजेंट होगा? यूरेथ्रा के पीछे। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के पीछे प्रेजेंट होता है। सो बीनीथ यूरिनरी ब्लैडर एंड बिहाइंड यूरेथ्रा। ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मेल मैमल्स में ही देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी एनिमल के अंदर आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखने को नहीं मिलेगा। इट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। स्लाइटली कैसा नेचर होता है? एल्कलाइन नेचर होता है। ठीक है, उसके अलावा ये पेनिस के लिए एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर पेनिस। ये पेनिस के लिए एक ल्यूब्रिकेशन के रूप में काम करता है। उसके अलावा इट न्यूट्रलाइजेस एनी यूरिन रिमेन्स इन यूरेथ्रा। इफ कोई यूरिन जो है, कोई यूरिन रिमेन रह गई यूरेथ्रा के अंदर, अगर वो प्रेजेंट है तो उसे न्यूट्रलाइज करना इंपॉर्टेंट है। और उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छे से समझा दिया है, हर एक चीज समझा दी है कि क्या चीज क्या होती है, किस तरीके से वो वर्क करती है। एक बार वापस से डायग्राम को समझ लें, रिवीजन कर लें एक बार। चलो जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। ठीक है, कि कहाँ से बना स्पर्म, कहाँ गया। देखो, इस टेस्टिस के अंदर कहाँ पे बना था? बिल्कुल सही, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म बना। वहां से बनता हुआ वो कहाँ पे गया? रेटे टेस्टिस में गया। रेटे टेस्टिस से होता हुआ वास इफ्रेंशिया में गया। वास इफ्रेंशिया से होता हुआ एपिडाइडमिस में गया। एपिडाइडमिस में, कॉर्डा एपिडाइडमिस में क्या हुआ? बिल्कुल सही, उसका मैच्योरेशन हुआ। उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद वो गया वास डिफरेंस के अंदर। वास डिफरेंस से होता हुआ कहाँ पहुंच गया? बिल्कुल सही, यहाँ पर वास डिफरेंस जो है, यहाँ पर स्पर्म थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा जिसका नाम है एम्प्यूला। उसके बाद समाइनल वेसिकल से जो डक्ट आ रही है और जो वास डिफरेंस की डक्ट है, वो आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल डक्ट बना लेते हैं जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। उसके बाद ये इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होती है? यूरेथ्रा में, और ये यूरेथ्रा आगे जाके कंटिन्यू करती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पेनिस के भी 3 लेयर देखने को मिले। तीनों बताए थे आपको। कौन से थे? 2 तो थे आपके, बिल्कुल सही, 2 आपने देखे थे अलग से, और एक था आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, एक था कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और 2 थे आपके, बिल्कुल सही, कैवर्नोसम। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम, यही नाम था ना शायद? यस, यही नाम था। उसके बाद क्या था? बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे हो, आप मुझे आंसर्स दे रहे हो। ठीक है, 3 ग्लैंड्स पढ़े, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सबके सिक्रीशन पढ़ लिए हमने। ठीक है ना? उसके बाद क्या पढ़ा हमने?
उसके बाद टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, स्क्रोटम के बारे में पढ़ लिया, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, यूरिनरी ब्लैडर हमने देख लिया। ठीक है, वो हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमें पता है कि वो मेल रिप्रोडक्टिव में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि उसके ऊपर से ही क्या करके जाती है, एक चक्कर मार के जाती है। कौन? वास्ट डिफरेंस, इसलिए उसको इंक्लूड करते हैं, उसको समझने के लिए जरूरी है वो, राइट। हमने पेनिस के बारे में पढ़ा, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ा, ठीक है, वास्ट डिफरेंस के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब हमें पता है, हम नहीं भूलने वाले हैं, हमें अच्छे से याद रहेगा। लेकिन कब याद रहेगा? जब हम रिवीजन करते रहेंगे। सो प्लीज रिवीजन जरूर करना, पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेना। अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसमें कंफ्यूजन है, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना, बिल्कुल सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आई होप सब चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी बहुत सारी वीडियोज हैं जो फ्यूचर में आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।